नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड्रयूज आइसोथर्म। एंड्रयूज आइसोथर्म इस कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। बेसिकली एंड्रयूज आइसोथर्म को अगर कंसीडर करें तो ये गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के ट्रांजिशन में हम इसको डिफाइन करते हैं। एंड्रयूज आइसोथर्म का कंक्लूजन ये है कि लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट से डिफरेंट नहीं है। बेसिकली लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट का ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है। कलेक्टिवली हम गैस और लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं, तो एंड्रयूज आइसोथर्म फ्लूइड्स के लिए डिफाइंड है। और एंड्रयूज आइसोथर्म में हम बोलते हैं कि लिक्विड स्टेट गैस स्टेट का क्या है, कंटिन्यूएशन है, यानी कि उसी के कंटिन्यूएशन में लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट या गैस स्टेट से हम लिक्विड स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपली हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नेचर को चेंज करना है, ठीक है। तो एंड्रयूज आइसोथर्म का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये अकेला एक ऐसा कर्व है जो हमें एक साथ तीनों क्रिटिकल वैल्यूज बताता है। तीनों क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब इस कर्व के बेसिस पे हम साइमल्टेनियसली क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लो, this is the only curve by which we can determine all three critical terms of a gas simultaneously. All three critical terms of a gas simultaneously. तो यहां पे हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन P एंड V। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं कि एक जो भी मैटर का फॉर्म हमने कंसीडर किया उसके लिए एक डोम शेप रीजन डिफाइंड है। बोलते कि अगर गैस को हम सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे कंसिडर करते हैं तो P और V का जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा होता है। आप अगर इस कर्व को देखो तो ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व है। वैसे मोर और लेस रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व रियल गैस और आइडियल गैस दोनों में ऑब्जर्व हो। बस अगर आपको अलग अलग दोनों के कर्व गिवन है तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा कर्व रियल गैस के लिए और कौन सा कर्व आइडियल गैस के लिए। बट जब दोनों कर्व को हम एक साथ कंसीडर करते हैं तब हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आता है, ठीक है। मैंने दोनों का कंपेरिजन भी आपको बताया हुआ है। तो अगर गैस को हम हाई टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं, स्पेशली अगर हमने गैस का टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा रखा है, तब ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है। बट अगर हम कर्व को क्रिटिकल टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, ठीक है, अगर हम कर्व को क्रिटिकल टेम्परेचर पे ड्रॉ करते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमें कुछ ऐसा कर्व मिलता है। ये कर्व एक पॉइंट पे इस
डोम शेप रीजन को कट करते हैं, यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, ठीक है, एक पॉइंट पे ये टच करता है इस डोम शेप रीजन को। ठीक है, बट जब टेम्परेचर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखते हैं तब कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है तो कर्व ऐसा होगा। यहां पे आप देख रहे हो कि इस डोम शेप रीजन को कर्व 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा, बोलते हैं कि यहां पे वॉल्यूम को अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, गैस का वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, तो सिचुएशन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है कि इस डोम शेप रीजन के अंदर लिक्विड और वेपर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, यहां पे लिक्विड और वेपर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इस स्टेज पे गैसियस स्टेट तो आप कंसीडर करोगे, बट वो गैसियस स्टेट वेपर बोला जाएगा। मैंने गैसियस स्टेट के 2 फॉर्म स्टार्ट में आपको बताए थे, वेपर एंड गैस। ठीक है, अगर हम गैसियस स्टेट को कंसीडर करें तो गैसियस स्टेट के 2 फॉर्म है, वेपर एंड गैस। तो यहां पे क्या होता है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व होता है। आप अगर वॉल्यूम को कम करोगे तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या वॉल्यूम को अगर आप इंक्रीज करोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। वॉल्यूम को कम करोगे तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम को अगर आप इंक्रीज करोगे तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्वस टेंशन वैल्यू सिर्फ किस वेरिएबल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करोगे एक्वस टेंशन चेंज नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को आप यहां पे क्या बोलोगे, एक्वस टेंशन बोलोगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो ये एक्वस टेंशन वैल्यू है जो वॉल्यूम को चेंज करने पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्वस टेंशन कब चेंज होता है, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करके ही आप एक्वस टेंशन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। समझ है? तो अब अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर को कंसीडर करो, ये क्रिटिकल टेम्परेचर में बोल रहा है कि जो कर्व ऑब्जर्व होता है वो इस डोम शेप रीजन को एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो अगर टेम्परेचर जैसे मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है तो सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल इन्फ्लेक्शन मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की जो लेंथ है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जाएगी। यानी कि जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन जाएगी, एक पॉइंट बन जाएगी। भाई जैसे आपने इस टेम्परेचर को कंसीडर किया, अगर आप टेम्परेचर को इससे बढ़ाते हो तो इसका मतलब कर्व कुछ यहां पे आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ कम हुई या नहीं। अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये यहां आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ और कम हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाते हो तो ये यहां आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके क्रिटिकल टेम्परेचर पर ले जाते हो तो ये लाइन बेसिकली एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, इस कर्व का एक सिग्निफिकेंस और है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास गैसियस स्टेट है, गैसियस फॉर्म है, आपको उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट बोलते हैं कि कन्वर्जन इस तरीके से होना चाहिए कि थ्रू आउट वन फेज सिस्टम लाई करें। थ्रू आउट वन फेज सिस्टम होना चाहिए, मींस या तो प्योर लिक्विड होना चाहिए या प्योर गैस होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई ऐसे स्टेज भी वहां पे कोई ऐसे स्टेज अराइज नहीं होनी चाहिए जहां पे लिक्विड और गैस एक साथ प्रेजेंट। तो अगर लिक्विड और गैस एक साथ प्रेजेंट है तो वो वन फेज सिस्टम नहीं बोला जाएगा, वो क्या बोला जाएगा, टू फेज सिस्टम बोला जाएगा। तो आपके पास एक गैसियस फॉर्म है
और बोल रहा है कि आपको उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट इस तरीके से कि थ्रू आउट वन फेज सिस्टम हो। अब ऐसा कन्वर्जन किस तरीके से अचीव होगा, ठीक है? तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो कि अभी सिस्टम, गैसेस सिस्टम यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? और आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो? यहां पे अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो किस फेज में होगा? गैसेस फेज में होगा। इधर क्या है? गैसियस फेज है, और हमें उसको किस फॉर्म में ले जाना है? लिक्विड फॉर्म में ले जाना है। यहां पे देखना, इधर वेपर था, यहां पे प्योर वेपर है, इसके अंदर क्या होगा? लिक्विड और वेपर दोनों प्रेजेंट होंगे। यहां पे क्या आ जाएगा? प्योर लिक्विड, ठीक है? और इसके बाद ये लिक्विड ही बना रहेगा, या अगर आप बहुत ज्यादा इसको कंप्रेस करते हो तो ये सॉलिडिफाई भी हो सकता है, ठीक है? आगे देख रहा हूं कि ये पार्ट ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जा रहा है। तो वर्टिकल हो जाने का मतलब क्या है? कि एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आप वॉल्यूम में बहुत थोड़ा चेंज भी करना चाहोगे तो उसके लिए प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। भाई अगर ये पार्ट वर्टिकल हो गया, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कर्व अगर मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वॉल्यूम को थोड़ा भी चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर को इन्फाइनाइटली लार्ज एक्सटेंट तक इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये वो स्टेज होगी जब मैटर को आप कंप्रेस नहीं कर पाओ। इसलिए हम बोलते हैं ना कि सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, ठीक है? हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। इवन अगर आप लिक्विड को भी कंसीडर करें तो लिक्विड भी बहुत कम एक्सटेंट तक आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड्स को तो हम सीधे सीधे बोलते हैं इनकंप्रेसिबल, स्पेशली ट्रू सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक और कैटेगरी होती है सॉलिड की, एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड को हम कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, और लिक्विड्स भी हम ऑलमोस्ट उनको इनकंप्रेसिबल बोलते हैं। लिक्विड को भी कंप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? गैसियस स्टेट को हम इफेक्टिवली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे कंक्लूजन हम इस कर्व के बेसिस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा एम क्या था? हमारा एम है यहां पे कि हम गैसियस स्टेट का एक फॉर्म को कंसीडर कर रहे हैं, और उस फॉर्म को हमें वन फेज सिस्टम में रखते हुए लिक्विफाई करना, ठीक है? तो अब ये सब कुछ कैसे अचीव होगा? बोलते हैं कि पहले आप इसका टेम्परेचर को बढ़ाओ, ठीक है? मान लो अभी ये T1 टेम्परेचर पे प्रेजेंट है और ये T2 टेम्परेचर है, तो हम इसको पहले T1 टेम्परेचर से किसी T3 टेम्परेचर पे ले जाते हैं। T3 TC और T2 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? T1 से T3 टेम्परेचर पे ले जाएंगे, where T3 इज इन बिटवीन TC एंड T2, ठीक है? तो ये सब कुछ हमने कैसे किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इसके बाद हम इसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? इस यहां पे क्या होगा? अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए आगे इसको क्या करेंगे? इसको कंप्रेस करेंगे, तो कुछ ऐसा कर मिलेगा। कुछ ऐसा कर रहा होगा, ठीक है? तो अब हम इसको यहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करते हैं, मान लो कंप्रेस करके हम यहां लाते, ठीक है? तो ये अभी भी गैसेस फेज में ही मेंटेन होगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से तो ये ऊपर टेम्परेचर पे है, तो कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, क्या आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो? लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब इस पूरे कर्व के हर पॉइंट पे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? गैसेस फेज में प्रेजेंट होगा। अब हमें क्या करना है? हमें उसको लिक्विफाई करना है, ठीक है? तो लिक्विफाई करना है तो सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा भाई? जैसे आप देखो, यहां से क्रिटिकल टेम्परेचर पे यहां से यहां तक तो वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। यहां पे क्या होगा?
एक पॉइंट पे वो डोम शेप रीजन को कट करा, इसका मतलब लिक्विड और वेपर एक साथ, लिक्विड और गैस एक साथ प्रेजेंट होंगे और इसके बाद वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें लिक्विफाई करना है, तो लिक्विफाई करने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहां पे किसी भी पॉइंट पे हम लाते हैं, इवन क्रिटिकल टेम्परेचर या इससे नीचे, तो वो क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगा। उससे ऊपर वो गैसेस फॉर्म में मेंटेन रहा होगा, जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर को वो क्रॉस करता है वो लिक्विड बन जाएगा, एकदम से वो लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आप एक गैसेस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो थ्रू आउट सिस्टम को वन फेज में मेंटेन रखते हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉसिबल। तो आप एक बार एनसीईआरटी से एंड्रयूज आइसोथर्म की जो पूरी एनालिसिस जो गिवन है वो पढ़ जाओ, नियरली एक पेज है पूरा इसी पे बेस्ड, उसको आप पढ़ जाना अपने आप से। और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स और रहते हैं रियल गैस एनालिसिस में, तो उसको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे।